आपके अंदर है, ये दीदेवार जी ने बताया। अब ये ओपन हाउस सेशन शुरू हो रहा है, इंटरेक्टिव सेशन प्रश्नोत्तरी में जो भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं वो दीदेवार जी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। जय हिंद। जी हाँ, हाँ, सत्येंद्र सुमन। सभी को हास्य भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत। श्रद्धा लगन विश्वास से मेरी बात सुनना जी। मैं दीदार जी से कहना चाहता हूँ, मैं भी खुद स्वयं का स्वामी बनना चाहता हूँ, पर मैं कल 56 लोगों को प्रधानमंत्री संग्रहालय ले गया था, सब सिटीजन थे। तो उसमें मैंने खूब हंसाया, खूब हैप्पीनेस, इंडिया गेट पे भी, उस पर भी। पर मेरे मन में कुछ विचार इधर उधर के अटके भटके कि मुझे अब ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन अंदर से मैं सब कुछ चाय भी पिलवा रहा हूँ बस में, और सारे काम करा रहा हूँ, उनकी बातें भी मान रहा हूँ। हर आदमी कोई ना कोई बात मुझसे कह रहा है, ये करो जी, वो करो जी, सबकी फोटोग्राफी भी। ये सब कार्य करने के कारण फिर स्वयं के स्वामी, मैंने आप लोगों को फोटो भी भेजी है कि कम से कम भी 1000 फोटो बनाई है हमने वहां पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी से कि भी मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ कि भी आपकी तरह सेवा करूं और सब चीजों को समझूं, और उन सब हैप्पीनेस को, और हैप्पीनेस वालों से भी मिले थे हम इंडिया गेट पे, काफी वीडियो बनाई हमने कि राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए मैं भी कुछ ऐसा करूं। आप सभी विद्वानों से सीख लेके कि आरजेएस के लिए, पीबीएच के लिए इतना काम करूं, इतना काम करूं, जो अब मेरे पे कार्य दूसरी संस्थाओं का है उससे दुगुना मैं यूट्यूब के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से उसको इस स्टेज में ले जाना चाहता हूं। जैसे कि दीदेदारी जी ने हमारे ग्रंथ 1, ग्रंथ 2, ग्रंथ 3 हमें समझाया, और उसमें हमने देखा कि भी हमारा व्यापार कैसा बढ़ सकता है, हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है, हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। और उसके अलावा 200 पेज का हमारा जो ग्रंथ नंबर 4 बन रहा है, और जनवरी में करीब करीब वो वितरण होगा। तो उससे पहले पहले हमने उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या योजना बनानी है, क्या क्या योजनाएं देनी है, लोगों को कैसे प्रकाशित करना है, कैसे प्रसारित करना है। उसके अलावा जी मैंने भी 5 अक्टूबर का हैप्पीनेस वेलकम पूरे वर्ल्ड और मुस्कान, इस तरह के भाव दीदेदार जी से सीख के, और बहुत कुछ सीख के उनसे, और अब भी मैं बैठा हुआ हूँ जहां पे कल पूरे दिन प्रोग्राम करा, उसके बाद प्रोग्राम करने के बाद अपने व्यापार को भी संभाल रहा हूँ, और अपने शोरूम में भी बैठा हुआ हूँ, और आप विद्वानों की बात भी सुन रहा हूँ। मैं सोचता हूँ, तो मैं भी सभी को ये सोचता हूँ कि भी सभी इसी तरह सोचें कि समय से मैं आपके पास आया, क्योंकि हमारा शरीर अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश से बना है, और इसी में मिल जाएगा। तो जितने हम कर्म करेंगे, अगर कोई भी नहीं देख रहा तो ऊपर वाला उस चीज को देख रहा है, और ऊपर वाला देख रहा है तो उसका फल भी देगा, और फल की चिंता ना करें। और स्वामी दीदेदारी से पूछना चाहता हूं मैं कि भी मैं ये सब सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, इतनी मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरा काम तो ये है कि भी मेहनत करता रहूं, और दुगना टाइम आरजेएस को देख के, और सभी ग्रंथों का प्रचार करके, और सबकी श्रद्धांजलि, जो जिनके पेरेंट्स या जितने बुजुर्ग नहीं रहे हैं। और आज की डेट में तो हमारा प्रोग्राम एक ऐसा भी बना है, ग्रंथ 4 में कोई भी वेबिनार करे, उस वेबिनार को हमारी ग्रंथ में छपे, और चाहे तो वो बर्थडे का हो, या फिर बर्थडे के साथ साथ अपने शादी की सालगिरह का हो, और शादी की सालगिरह के साथ साथ अगर सोचता है बंदा मैंने बहुत बड़ा मकान लिया है, तरक्की की है, और तरक्की करने के कारण मकान लेने के कारण कार ली है, स्कूटर ली है, मिठाई भी भेजे जूम के माध्यम से, और मिठाई भी नहीं भेजे तो हमारे ग्रंथ 4 में अपना वेबिनार जब मर्जी कराए। अब कोई ऐसा नहीं है कि 11 बजे ही हमें संडे को करना है, यूट्यूब पे करना है, तो जूम पे अपने घर पे बैठे हुए आप मना सकते हो, खुशियां भी मना सकते हो, आप अपने आप को हैप्पीनेस भी रख सकते हो। और मैं तो यही कहूंगा, समय कम है, सभी भाइयों को टाइम मिले। और दीदीदार जिससे मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है, और कुछ उनके ऑफिस में बैठ के फिजिकल बैठकें जितनी हुई हैं, और कल भाई साहब का नोएडा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, वो भी मैंने आके देखा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भी पूरा राष्ट्र हमारी तरह सोच रखे, और जो नेगेटिवता है निकाल दे, पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव अपने अंदर लाए। कल हम जब हैप्पीनेस वालों से इंडिया गेट पे मिले तो इतना दिल खुश हुआ, जिसके अंदर जितनी मस्ती उनकी उतनी जिंदा हस्ती।
कड़ी जोड़ते जोड़ते जंजीर बनती है, और आरजेसी को जोड़ते जोड़ते राष्ट्र की तकदीर बनती है, और पूरे वर्ल्ड की तकदीर बनती है। आपने देखा होगा कि भी दूसरे देशों में युद्ध हो रहे हैं, और अपने देश में देखो कुछ तो पॉजिटिवता बची है, और कुछ पॉजिटिवता हम और अंदर लोगों के अंदर लाएंगे। जो लोगों के अंदर हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, आजू में, बाजू में 2 मिनट में गुस्सा आ जाता है लोगों को, किसी की कार टच हो जाए, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि भी जितने हमारे यहाँ ब्लाइंड हैं, विकलांग हैं, उनके बारे में भी हम सोचें, और अपने हृदय में इतनी सहानुभूति रखें कि सभी का सहयोग, वो भी इसी देश में, इसी राष्ट्र में, इसी में जन्म लिया है, तो हमें दया धर्म अपने अंदर से ही करनी चाहिए। अगर कोई ब्लैंडिंग पार नहीं कर सकता रोड, तो उसे रोड पार करानी चाहिए, और जो मदद कर सकते हैं तन मन से करनी चाहिए। अगर धन नहीं है तो तन और मन से जरूर करनी चाहिए। तो मैं आज के लिए यही, क्योंकि सभी को टाइम मिलना चाहिए, मन्ना जी ने इतनी मेहनत करी है 10 साल, तो उसके साथ साथ हम भी 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1 और 1 11 तो होते हैं, उसमें अगर 1 और लगा दे तो जून पे हम 111 होते हैं। आनंद है, आनंद है, आनंद है। आज के टाइम के लिए हाथ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत। श्रद्धा लगन विश्वास से आपने सुना, सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा, सबका प्रयास होगा, और हम ही सभी का भाग्य उज्जवल होगा। धन्यवाद जी। ये भी सत्येंद्र त्यागी जी ने प्रश्न किया है कि मैं ऐसी सेवा करता रहूं। दीदेवार जी, सेवा उसे कहते हैं जब सेवादार ना हो। नृत्य उसे कहते हैं नृतक हो जाए। सेवा, अगर हमने कहा मैं सेवा कर रहा हूं तो सेवादार मौजूद है, वो सेवा नहीं हो सकती है। सेवादार को सेवा क्या कर रहा है, ये भावना जो है वो नहीं होनी चाहिए। सेवा की जगह हम सहयोग की नीति अपनाएं। मेरे पास जो था मैंने उसको सहयोग दिया है, उसके पास जो है मैंने उससे सहयोग लिया है। सेवा के स्थान पर दीदेवार सहयोग नीति अपनाता है। सहयोग नीति के अंदर हम प्रेजेंट भी रहते हैं और सहयोग भी प्रेजेंट रहता है। नहीं तो सेवा के अंदर सेवा कम और सेवादार ज्यादा रहता है, सो हमें सहयोग निभाना है। दूसरी बात आपने कही है कि ये शरीर जो है 4 चीजों का बना है। ये जो अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी जिसको बोलते हैं, ये दीदेवार ने बार बार कहा है, ये जीव प्राणी की आवश्यकता है, इनसे उसका निर्माण नहीं हुआ। ये भी एक सदियों से हम भ्रम में चल रहे हैं। तो आप मुझे चाहिए सूरज के ऊपर से, ये मेरे जीवन के लिए चाहिए। भूख के लिए मुझे पृथ्वी से वो चाहिए। जल मेरे जीवन के लिए है और पानी भी मेरे जीवन के लिए है। जब मैं इस शरीर से अलग हो जाता हूं तो शरीर तो वहीं रहता है, आकाश है और शरीर रहता है, वो कभी लीन नहीं होता है। ये आवश्यकता उस शरीर की खत्म हो जाती है जीवन के लिए। तो हमें प्रकृति ने ये 4 जो उपलब्धि कराई है, ये हर जीव प्राणी की उपलब्धि है। जब वो प्राणी जो है उसके प्राण निकल जाते हैं तो उसके शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं रहती, जबकि हमारे अंदर अनेकों प्रकार के तत्व हैं। तत्व इसलिए ये 4 की आवश्यकता नहीं होती है, वो जीव निर्जीव हो जाता है। मगर ये 4 के बाद सिर्फ एक मानव प्राणी है कि अपनी आवश्यकता को निर्माण करता है और बढ़ा रहा है। एक दूसरे जीव की कोई आवश्यकता इन 4 के अलग नहीं है, मगर मानव प्राणी की एक अलग अलग है। जैसे हम अभी कितनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मानव के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे ही मानव शरीर से होता है, ये जो जीवन के लिए आवश्यकता है वो 4 समाप्त हो जाती है। उस शरीर के लिए आवश्यकता है, शरीर उनसे बनने के बजाय नहीं, ये प्राणी के जीवन के लिए। अगर हम इसको इस एंगल से देखेंगे तो हम अपने जीवन में प्रगति करेंगे और शांति कर पाएंगे। जब ये 4 की आवश्यकता नहीं होती तो शरीर शांत हो जाता है। जब इसकी आवश्यकता रहती है तो उसमें शांति और अशांति रहती है। मैं माफी चाहूंगा कि सदियों से चलते हुए एक भावना को दूसरा भी दृष्टिकोण देने का मैंने प्रयास करा है। जो इसमें सहमत हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं माफी चाहता हूँ। आनंद 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 जी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। अपने विचार बहुत अच्छे जी। नेक्स्ट एडवोकेट सुदीप साहू जी। कहता हूँ कि आज पूरा विश्व जो है अशांति से भरा हुआ है, और हम लोग हर हफ्ते और अन्य दिनों में भी केवल इसीलिए परिचर्चा करते रहते हैं कि हमारी कुछ बातों का कुछ असर हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि विश्व में अनेक देश ऐसे हैं जो युद्ध लड़ना चाहते हैं, और केवल उनका उद्देश्य युद्ध
लड़ने का केवल उद्देश्य है अपने देश में अपनी सरकार को कैसे हम जिताएं। ऐसे अनेक देश हैं, भारत और पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान में जीतने के लिए वो कहते हैं भारत पे हमला कर देंगे, भारत में कहता है कि मैं वहां हमला कर दूंगा। इसराइल और गाजा में जो आज मारकाट और नरसंहार चल रहा है, उसके ऊपर कुछ देश हैं जो हथियार बनाते हैं, वो अपने हथियार बेच बेच करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कितनी जान जा रही है इसकी कोई चिंता किसी को नहीं है। जबकि सबसे पहले चिंता इसी बात की होनी चाहिए कि हम प्रगति करें। एक एक हथियारों पे लाखों करोड़ों रुपया जो है खर्च हो रहा है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। देश की जनता भी जो है युद्ध उन्मादियों के साथ नारे लगाना शुरू कर देती है और फिर युद्ध होता है और उसका परिणाम हम अनेकों वर्ष पीछे चले जाते हैं। हम कह रहे हैं कि शांति ही प्रगति का मार्ग है। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा करके केवल टेस्टिंग कर रहा था। कमाल की बात देखिए कि मानव ही शरीर मिला है टेस्टिंग करने के लिए, या जानवरों का शरीर भी अगर हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो वो भी गलत है। किसी जानवर के ऊपर भी टेस्टिंग करना गलत होगा। और मैं तो यही समर्थन करता हूं कि हमेशा विश्व में शांति रहे और हर देश की जनता को युद्ध विरोधी होना चाहिए। हर देश की जनता को युद्ध विरोधी होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर आप युद्ध विरोधी होंगे तो आपके देश की सरकार आपको देशद्रोही पता नहीं क्या क्या तमगों से नवाज देगी, लेकिन उनको भी मालूम है इस बात का कि युद्ध विरोधी प्रगति अंत में आप क्यों शांति वार्ता पे क्यों बैठ जाते हैं, टेबल पे क्यों बैठते हैं? इसीलिए क्योंकि आप भी युद्ध से ऊब चुके होते हैं। तो इतना ही कहना है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय। सवार ऊपर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे थे। ये सुदीप साहू जी ने जो बात कही है, युद्ध से उकसा चुके, सुदीप साहू युद्ध से उकसाने का मतलब, युद्ध उकसाने का क्या मतलब है कि इतना उसमें निर्णय नहीं मिला। अगर निर्णय मिलता तो उकसाते नहीं। तो हमने ये देखा है कि मानव के किसी भी राष्ट्र के एक या दो मानव की अपनी, या जैसे पुरातन समय में राजा महाराजा का अपने उद्देश्य से बाकी जनता को भी फौज के अंदर लड़ाई करते हैं, तो राष्ट्र के अंदर भी किसी एक नेता का अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए उसके हाथ में पावर आने से उसका दुरुपयोग करता है। अगर वो नेता जहां पर शांति प्रिय है तो वो शांति के साथ चलता है, मगर जैसे ही शास्त्र की बात करते हैं, मगर सामने वाला शस्त्र की बात करता है, तो हमें शस्त्र में भी निपुण होना चाहिए, मगर उसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ध्यान रखें कि शस्त्र सामने वाले को रोकने के लिए है, शस्त्र सामने वाले से कोई बदलाव लाने के लिए नहीं होता है। तो शास्त्र बदलाव लाता है और शस्त्र सहयोग बनता है उसको रोकने के लिए। अगर उस शास्त्र की बात ना सुने तो शस्त्र का उपयोग कहीं कहीं होता है, वो कभी कभी होता है। और जैसे ही हम इतिहास में देखेंगे, चाहे वो ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु जितने भी हुए थे, उन्होंने शस्त्र उस जगह पे उठाया है जहां पर वो सामने वाला शास्त्र की बात नहीं सुन रहा था। जैसे ही शस्त्र को होगा तो शस्त्र रख दिया गया, फिर शास्त्र पे आ गए। मगर मानव आज का युग के अंदर शस्त्र उठा लिया है तो उसने शास्त्र को पीछे कर दिया है। शस्त्र कभी कभी उठ सकता है, मगर उसको जब उद्देश्य पूरे हो जाए तो उसको साइड में रख के शास्त्र को आगे लगेंगे तो हम शांति में कर पाएंगे। शस्त्र का उपयोग बहुत कम होता है, कहीं कहीं हो सकता है, जैसे गाड़ी को अंदर ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ा देते हैं, उसी हिसाब से हमें शस्त्र की आवश्यकता वहां हो सकती है जब सामने वाला शास्त्र की बात सुनने पर तैयार नहीं या समझने के तैयार नहीं। मगर हम अपने आप को शास्त्र के ऊपर ही चले, शास्त्र के ऊपर चले तो विश्व शांति के लिए सहयोगी। आनंद आनंद। बहुत से देशों में युद्ध इसलिए भी करवाते हैं क्योंकि जब विध्वंस हो जाएगा ना, सब बर्बाद हो जाएगा, तो फिर नए सिरे से इकोनॉमी को चलाएंगे, नए सिरे से इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए भी युद्ध कर देते हैं। और ये मतलब जो राजनेता हैं उनके मन में क्या चल रहा है या हम जनता नहीं जान सकती है। ये जानने की जब देखेगी उनके कारनामों को। और पूरी दुनिया में अधिकतर राजनेता जो है युद्ध पसंद करने वाले लोग ज्यादा हैं और युद्ध को ना पसंद करने वाले लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन उनकी कोई बात सुनता नहीं। आज रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, 2 साल से ज्यादा लोग, सैकड़ों हजारों लोग कट के मर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके अंदर बुद्धि नाम की चीज नहीं आई। शुक्रिया जी। नेक्स्ट इशा खान जी।
जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और एक जो हमारा नारा है वसुधैव कुटुंबकम का, तो अगर हम इस नारा हम आत्मचिंतन करें और इसको हम एक्सेप्ट करें, एक तरह से स्वीकार कर लें, तो हमें विश्व शांति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत ही नहीं महसूस होगी। अगर हम विश्व को एक परिवार मानते हैं तो विश्व शांति की परिकल्पना तब होती है जब हम अलग थलग रहते हैं, लोग अलग थलग पड़े रहते हैं, तब एहसास होता है कि नहीं, विश्व में शांति होनी चाहिए। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि नहीं, हम तो एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार हमारा है, तो फिर वो विश्व शांति नामक चीज कोई मायने नहीं रख पाती फिर। और अगर इंसान अकेले रहता है, अकेला है, तो वो सिर्फ अकेले के लिए सोचता है। परिवार में रहता है तो उसके परिवार के लिए सोचता है, परिवार की जिम्मेवारियां होती है। अगर वो समझता है, उसके अपने व्यक्तिगत जो स्वार्थ होते हैं उसे छोड़ करके फिर समाज हित के लिए कुछ सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम राष्ट्र के लिए कुछ भूमिका में आ जाते हैं, तो फिर हमें राष्ट्र के प्रति सोचना पड़ता है, फिर अपने जो छोटे छोटे स्वार्थ है उनको छोड़ना पड़ता है, और त्याग देने में ही एक महानता का गुण है इसमें। और अगर हम कहीं बड़े ओहदे पर पहुंच गए और राष्ट्र हित की चिंता करें, लेकिन हम व्यक्तिगत गुणों को नहीं छोड़, व्यक्तिगत स्वार्थों को अगर नहीं हम त्याग पा रहे हैं, कि जहां हम पहले किसी पद पे थे या उसी हम बड़ाई करते रहे हैं बड़े बड़े मंचों पर, तो ये भी हमें अच्छा नहीं लगता। और एक बात ये भी है कि आज इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां कितनी है, किसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, इस परिप्रेक्ष्य में उसे मतलब अवसाद में या फिर चिंता की जो लकीरें होती हैं उसके आसपास खिंच जाती हैं, कि उसके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसके पास कितनी आर्थिक निर्भरता है। तो ये मायने रखता है कि अगर हमारे पास परिवार की जिम्मेदारी है तो हमारे पास उसके हिसाब से हमारे पास संसाधन है कि नहीं है। और अगर हम, ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं, उतने संसाधन हमारे पास होते नहीं, तभी हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। तो एक तरीके से हम अपने संसाधन को देखें, हम अपनी आर्थिक उपलब्धता को देखें कि हमारे पास कितना है, क्या है, उसमें हम कितना कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, कितना सहयोग कर सकते हैं, कितना दान दे सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम चलें तो हमें अवसाद और चिंता से मुक्ति मिल सकती है। शायद दीदेवार सर सहमत होंगे। जी बिल्कुल सही है, आपने ये बात कही। आपने ये कहा कि व्यक्तिगत जब अकेला होता है तो उसको अपना निर्वाह करना है, फिर वो परिवार का निर्वाह करते हैं, और साथ साथ आपने ये बात कही कि जिम्मेवारियां बढ़ गई। जबकि हमारा परिवार आज से पहले 50 साल पहले तो परिवार बड़ा होता था और उसमें कमाने वाला एक था, उसकी जिम्मेवारियां ज्यादा थी, मगर उसमें शांति थी। तो ये बात कहीं पर भी आपस में तालमेल नहीं खा रही। आज तो एक या दो बच्चे हैं तो जिम्मेवारी नहीं है, मगर हमने जिम्मेवारी, आप ही ने कहा कि हमने वो जिम्मेवारी उठा ली है, जबकि हमारी जिम्मेवारी जो है सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक नियम के अनुसार 21 साल तक के बच्चे के साथ हमने जिम्मेवारी निभानी है। उसके बाद वो स्वयं का स्वामी हो जाता है। हम उसे अपना एजुकेट करें और अपनी जिम्मेवारी निभाने में उसे समर्थ बनाएं, तो हमारी जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है। फिर वो अपनी जिम्मेवारी निभाने का, अपने परिवार के दायित्व को उठाने के लिए कार्य हो जाता है। मगर क्या है कि आज इंफॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा होने से हमारे में इच्छाएं जो बढ़ गई हैं। हमने ये देखा ही नहीं कि मेरी अलमारी में 50 कपड़े पड़े हैं और मैंने 40 कपड़े तो पहने ही नहीं है, 10 कपड़े ही बार बार पहन रहा हूं। तो ऐसे ही मेरे जूते हैं या और चीजें हैं। ये जो संग्रह है, संग्रह मानव की प्रगति का एक कारण है, संग्रह अवश्य है, पर संग्रह ही जीवन हो ये गलत है। तो हमें इस बात पे देना है कि मेरी आवश्यकता क्या है। मैं कभी भी अगर भूखा हूं तो मैं दूसरे की ईमानदारी कैसे, मेरा उस समय भूख पे ऊपर ही भोजन पे चाहिए, मगर मैंने क्या रात का भोजन सुबह नाश्ते के साथ खा लिया? नहीं, मैंने नाश्ते के समय नाश्ता खाया, दोपहर के भोजन के साथ भोजन खाया, शाम को फिर खाया। भोजन अंदर पेट में मैंने संग्रह नहीं करा।
उसी प्रकार मैं अपने परिवार के अंदर, अपने मकान के अंदर उतना ही संग्रह करूं जितनी आवश्यकता है। अगर मैं आज इसको संग्रह करने में सक्षम हूं तो कल मेरे की आवश्यकता में भी मैं सक्षम रहूंगा, अगर मैं अपने अंदर धैर्य रहूंगा और हर एक की जिम्मेवारी दायित्व निभाऊं। मगर हम दूसरे के स्वामी बनने में, बेटी के स्वामी बनने में हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। अपना वो भी, मैं जिस प्रकार अपना स्वयं का स्वामी हूं, वो भी 21 साल के बाद अपना स्वयं का स्वामी है। अगर हम ये करेंगे तो हर आदमी सहयोग की नीति लेकर राष्ट्र निर्माण होगा, किसी के पास वो कमी नहीं होगी, वो कमी हो ही नहीं सकती है। और जो गरीब है तो उसने इस नीति को नहीं अपनाया है और उसने कहीं ना कहीं अपने शरीर को ही कार्यरत करा है, बुद्धि का इस्तेमाल कम करा है। बुद्धि और शरीर का 21 साल के बाद बराबर का इस्तेमाल करने वाले के पास किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। अभाव उसके पास है जिसने बुद्धि का कम करके शरीर को ज्यादा 21 साल के बाद करा है, तो मजदूर रहा है, अभाव उसी के पास है। ये संतुलित अगर जिसने नहीं करा, दोषी वो भी उतना है और दोषी वो हमारा समाज भी, हमने उसे एजुकेट नहीं करे। हम आरजेएस और दीदीवार मिलकर इस काम को कर रहे हैं। आनंद आनंद आनंद। दीदेवार जी, आरजेएस पीबीएच परिवार से एक सवाल आया है कि बहुत सारे विद्यार्थी पर बहुत डिप्रेशन की एक समस्या जो है वो काफी सालों से चल रही है, अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उन युवा वर्ग को क्या कहेंगे आप, कैसे उनको अवसाद मुक्त करने के लिए उनके जीवन में शांति आए और वो डिप्रेशन में न जाएं, इसके लिए क्या आपका सुझाव होगा? ये किसी युवा के अंदर इसीलिए आ रहा है कि उसने अपने भीतर कोई, अपने अंदर एक टारगेट बना लिया है और यही गलत बात है। उसके अंदर माँ बाप जो है, अब साथ वाले के बच्चे के ऊपर माँ बाप ज्यादा दोषी हैं कि उस पे इच्छा लौट दी कि तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू 95% मार्क लेगा, सामने ने इतने ले रखी है। ये माँ बाप को भी बराबर है कि जिस बच्चे के साथ जितनी क्षमता है वो अपना निर्णायक लेगा, उसको जो करना चाहता है उसमें सहयोगी बनेगा, तो उसको अवसाद नहीं हो सकता है। डिप्रेशन जो है हमने कंपटीशन के अंदर आ सका है। और मैं सभी युवा से कहना चाहता हूं, 14 साल के बाद जैसे ही आपके शरीर में बदलाव आता है, हर प्रकृति के नियम से हर बच्चे को, तो उसका शरीर कुछ और कह रहा है, बाहर समाज कुछ और कह रहा है। ये 14 से 21 साल के 7 साल के अंदर पूरा बच्चे का अपना, माँ बाप का और समाज का दायित्व बराबर होता है। जो 21 साल तक इसमें सही चलता है वो साथ में आ नहीं सकता, जो साथ में आएगा 21 साल से पहले ही आएगा, क्योंकि उसने एक ही उद्देश्य पे ध्यान दिया और कहीं उसका जाने अनजाने उद्देश्य पूरा नहीं होता तो उसका सोच रुक गई। और हमारे भीतर जहाँ सोच रुक जाती है वही अवसाद का कारण बनती है। और अफसोस, अगर हमारी सोच सही जगह पे रुकती है और उसमें दृढ़ करते हैं तो हम चांद तक पहुंच जाते हैं, वरना उसकी लियाकत वहां खत्म हो जाती है। तो हमें सहयोगी के लिए हम दीदेवार के अंदर भी करते हैं, आरजेशियन के अंदर भी हम इसको स्पेशल करेंगे। और मैं सभी से कहना चाहता हूं जो भी आरजेशियन जुड़े हैं, कम से कम जब ये स्पेशल प्रोग्राम हो तो अपने युवा बच्चों को बुलाएं। युवा अगर इसको समझ जाएंगे तो अपने सहपाठियों को भी सिखा पाएंगे। और दीदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर के अंदर निःशुल्क इसकी सेवा देता है। जब भी कोई इसको कांटेक्ट करे आरजेशियन के हिसाब से या दीदेवार से डायरेक्ट, वो निःशुल्क है। और यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं। मगर आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पहले अपनी क्षमता को देखना है। माँ बाप को भी अगर 2 औलाद हैं, 3 औलाद हैं या 1 है, अपनी इच्छाओं को मत तोड़े। जो उन्होंने जीवन में नहीं करा अपनी औलाद से चाहते हैं, ये बहुत बड़ा माँ बाप का दोष है। हर माँ जो है जो नहीं कर पाए अपनी बेटी से वो करवाना चाहती है, इच्छा पूर्ति कर ली। हर पिता जो है जो नहीं कर पाया अपने बेटे से करवाना चाहता है, दोषी वो बच्चा नहीं है, दोषी माँ बाप है अपनी इच्छा को थोपने के लिए। अपनी इच्छा को उसको सहयोग बनाए और उसे ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अवसाद ना होने के लिए हम सहयोगी होंगे। और इसमें दोषी जो है वो बच्चा कम और हमारे पेरेंट्स और परिवार की जो जिम्मेदारी है उसके अंदर इच्छाएं थोपने का अवसाद का कारण ज्यादा है। अगर हम इसमें करेंगे तो युवा अपनी बात को निश्चित रूप से कहे और किसी माध्यम से कहे तो वो अवसाद से बाहर आ पाएगा। क्योंकि उसको अवसाद को, उसको बीमार नहीं समझता, उसके परिवार वाले उसको सुनने को तैयार नहीं, वो किसी को कहने के लिए तैयार नहीं, इसलिए अवसाद बढ़ता है। तो आप निश्चित रूप से आरजेशियन के अंदर कोई भी बच्चा अवसाद के अंदर है, निश्चित रूप से आके खेगा तो उसका एक थॉट है कहीं रुका हुआ, वो हिल जाएगा तो अवसाद ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के अंदर दूर हो जाएगा। दवा से बिल्कुल नहीं होता है। ये विचारधारा अवसाद है और विचारधारा को विचारधारा ही अवसाद से दूर करेगा। अगर हम विचार कहीं रुका हुआ, उस विचार को विचार के द्वारा ही निकाला जा सकता है।
मेडिसिन के द्वारा नहीं निकाला जा सकता, मेडिसिन में टेम्परेरी रिलीफ दिया जा सकता है। हमने इसमें भी सचेत होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो साथ में सहयोगी बन जाए। आनंद आनंद। एक बहुत छोटी देर सी से। बात एक हाँ कहना चाहूंगा दीदेवार सर, अगर इजाजत हो तो। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ, इन दिनों एक ऑनलाइन जुए की बात, मैं एक चैनल में एक प्रोग्राम देख रहा था। एक बच्चा, युवा पढ़ने वाला बच्चा, बीटेक करने वाला, अपना बीटेक की फीस हार जाता है और पता नहीं कितना कर्ज लेकर के वो बताया कि उसके पास 90-95 लाख का कर्ज हो गया है। तो ये युवा मन जो है सर, किसी को फॉलो करता है, किसी का अनुसरण करता है। और ये जो ऑनलाइन गेम के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोलते हैं कि आइए ऑनलाइन गेम खेलिए। तो इस तरीके से युवाओं पर प्रभाव पड़ता है इसका, और इस सब के प्रति भी हमें सचेत होने की आवश्यकता है सर। बिल्कुल सही बात है। मैं इसके अंदर हमारे पेरेंट्स को अपग्रेड होना है। हमारे पेरेंट्स जो हैं एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। मैं आपने देखा होगा दीदेवार जो है हमेशा पेरेंट्स को ज्यादा दोषी मानता है, युवा वर्ग को कम मानता है। हम अपने समय को सही मान रहे हैं कि हमारे समय में हमारे पिताजी ऐसे करते थे, वो समय चला गया है। हमें अपने बच्चे के साथ अपने को आज वातावरण से एजुकेट करना है। हम एजुकेट नहीं बल्कि हम पुराने गांव की बातें करते हैं। गांव वाला, आज हम गांव में रहना जाएंगे? नहीं रहना जाएंगे। हम शहर के हैं, उस वातावरण को सकें। हम बच्चे के साथ मित्रता करें और वो क्या देख रहा है, अगर वो क्या देख रहा है, यार हमें भी बच्चा सिखा दे, हम भी कुछ करेंगे, तो वो हमें उसे बातों बातों में समझा पाएंगे। हम उसे डांटते हैं, ये क्या कर रहा है, बच्चा छुपाता है। 4 साल का बच्चा भी जो है ना, अगर उससे कुछ गिरा है ना तो वो छुप जाता है और रोना शुरू करता है, मुझे डांट मिलेगी। तो जो बच्चा युवा हो गया 21 साल का, वो तो सब कुछ समझता है। ब्लू फिल्म हो, ब्लू चीज हो या दूसरा जुआ हो, सब माता पिता से छुपा के करते हैं। अर्थात उन्हें इस बात का अंदेशा है कि ये गलत काम है, मगर पढ़ाई करते हुए तो छुपाते नहीं है, वो सबके सामने पढ़ते हैं, अर्थात वो ये काम सही है। तो उसको मालूम है कि ये गलत है छुपाना। तो जब हमारे माँ बाप उसके साथ मित्रता करेंगे, मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ पूरा मित्रता के सहयोग करता हूं, तो वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि हमें भी कुछ अपग्रेड होना पड़ता है। माँ बाप सिर्फ डांट करेंगे और हमारा समय अच्छा था, ये माँ बाप, आज के माँ बाप पूर्ण रूप से दोषी हैं। अगर हम स्वयं में सुधार लाएंगे तो ये तो प्रगति है। बात पोल्यूशन है, पोल्यूशन को दोष देने में, वातावरण को दोष देने से कोई हल नहीं होगा। वो वातावरण मुझे असर ना करे। बरसात है, बरसात के अंदर मेरे यहाँ बरसात थी, रात को आई तो मैं बालकनी में एंजॉय कर रहा था, और दूसरा जो सड़क पे चल रहा था उसके लिए वो दोष होगी, वो तकलीफ में था। तो हमें कब एंजॉय करना है और कब तकलीफ में रहना है, तो हमें इस बात को देखना है। बरसात वही है सबके लिए, मगर एक के लिए एक तकलीफ है और दूसरे के लिए एंजॉयमेंट है। तो वो बच्चा उस समय एंजॉयमेंट समझ के कर रहा है, जबकि उसे कल आने वाले में तकलीफ होगी। तो हमें उसको ये बताना होगा, ये टेम्परेरी बालकनी में खड़े होके एंजॉयमेंट है, पर ज्यादातर तुझे रात को जब सड़क पे जाएगा तो बरसात होगी, तुझे छाता भी लेके जाना पड़ेगा, गाड़ी भी स्लो चलानी पड़ेगी, और जीवन के अंदर कामयाब होना है तो सड़क पार करनी पड़ेगी, मंजिल लेनी पड़ेगी। ये टेम्परेरी के लालच जो है, क्योंकि उस उम्र के अंदर सब कुछ है, हमने भी वो जीवन जिया हुआ है, तो हमारे पास जो चीजें थी हमने उसकी लालसा करी, आज उनके पास ये जीवन है उसकी लालसा करेंगे। तो हमें लालसा को कैसे कंट्रोल करा, क्योंकि हम नहीं कर पाए तो हमारा जीवन आगे आके हम सिंपल, पर आज जल्दी उनको अवेलेबिलिटी है इसलिए कर पाते हैं। तो माँ बाप को भी मित्रता निभानी पड़ेगी, तभी है। दूसरे को दोष देने से हल नहीं है, हमने अपने बच्चे को सिक्योर करने में हल है, सिक्योर करने में हल है। आनंद आनंद। बहुत देर से दुर्गादास मैं आजाद इसी जी बात पे सुन कहना रहे हैं इन चाहता हूँ। बातों को। तो दुर्गादास आजाद जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार जी। नमस्कार। आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं हैप्पीनेस का एक बार डेटा देख रहा था, तो हमारे देश का विश्व के अंदर 120वां नंबर है। तो मैं लाफ्टेरियन पॉइंट से एक मैसेज देना चाहूंगा इंडिविजुअल लेवल पे, तो और इस प्रॉब्लम को मैं दूसरे ढंग से पेश करता हूँ इस नारे के साथ। अगर हमें हंसना आ गया, अगर हमें हंसना आ गया तो हमें जीना आ गया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ हंसना ही जीवन है, और हंसने के साथ ही हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं और हम पॉजिटिव बनना शुरू कर देते हैं। तो लाफ्टर के इस जर्नी में मैंने ये देखा कि हम लोग अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं।
फैमिली तो बाद में आती है, हमें पहले इंडिविजुअल लेवल पे लेना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर कटारिया जी कहते हैं, इफ वी लाव वी चेंज, इफ वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। अगर हम फैमिली का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी को संभाले और अपने अंदर बदलाव लाए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करे, चाहे लाफ्टर योगा से करे या दूसरे तरीके से करे, खुश रहना, क्योंकि इस संसार में हम प्रसन्न रहने के लिए आए हैं। बाकी चीजें जो नेगेटिविटी है हमें इस संसार से मिली है। आप अगर देखेंगे, अगर 1960 की लाइफ को देखेंगे, लाइफ वाज वेरी सिंपल, मनुष्य जीवन बड़ा सिंपल था। लेकिन न्यू मिलेनियम में, नए युग में इतना कंपटीशन बढ़ गया, इम्प्रूवमेंट भी हुई, चेंजेस भी हुई, लेकिन क्या हुआ कि हमारी लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कॉम्प्लिकेटेड होने से क्या हुआ कि हम लोग, कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों के अंदर बर्डन इतना आया उसको वो संभाल नहीं पाए, या उस बर्डन में वो लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो इसका मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हम, एक फैमिली अपने परिवार को खुश रख सकती है, संभाल सकती है, बैलेंस कर सकती है लाइफ को। बच्चा तो बाद में आता है, बच्चे का अलग कंसेप्ट है। जितने भी हम पेरेंट्स हैं, अडल्ट हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं, पीसफुल बनाएं। और पीसफुल कब होता है? जब हम पॉजिटिव होते हैं, हम इस अपने अंदर नफरत पैदा नहीं होने देते, हम ईर्ष्या नहीं करते, हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती। तो ऐसे ही अगर एक परिवार अपनी जिम्मेदारी संभालेगा और ये मैसेज दुनिया के अंदर जाएगा, हमारे लाफ्टर का भी यही मैसेज है, हम वी वांट टू ब्रिंग वर्ल्ड लाफ्टर थ्रू पीस। जब कटारिया जी ने 95 में ये मिशन शुरू किया था, वो वर्ल्ड के अंदर, उनके अंदर चैलेंज आया। लेकिन जब जर्मनी, यूएसए और जापान ने लाफ्टर योगा को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो लोग किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को बिना चेक किए एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब देखो 140 कंट्री, 124 कंट्रीज में लाफ्टर योगा चल रहा है। तो यही जो शांति का लाने का प्रयास है, ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर अगर दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स है, अगर दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, युद्ध भी चल रहे हैं, वो ये चलते रहेंगे। हमें इसी माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रखना है, जो आरजेएस पीबीएस का भी मकसद है। तो मैं अंत में यही मैसेज देना चाहूंगा, हम सब लोग यही कोशिश करें कि पहले अपने घर से इम्प्रूवमेंट शुरू करें, अपने घर को खुशहाल बनाएं, पीसफुल बनाएं, हंसता हुआ बनाएं, फिर दुनिया में अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। दुर्गा दास जी ने अभी बात कही कि पॉलिटिक्स घर से, पॉलिटिक्स तो हमारे डीएनए में है। सास बहू पॉलिटिक्स कर रही है, नंदन भरजाई पॉलिटिक्स कर रही है, दो भाई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाप बेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स कौन सी करनी है? कुछ ऐसी बात पॉलिटिक्स की है कि कहने से गलत हो जाएगा, चलो ये आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, उसको छुपाने में, सच ना बोलने में पॉलिटिक्स जो कर की जाती है, तो वो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। मगर पॉलिटिक्स सिर्फ अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करें तो वो गलत होती है। अगर एक परिवार में ये चीज चल रही है तो वो भी परिवार शांत नहीं है, और शांति जो है वो अगर परिवार में नहीं है तो वो बच्चा जो है, छोटा बच्चा जब देखता है तो वो उसी के अंदर आ जाती है। तो हमने बहुत कुछ ऐसा देखना है कि जो हम कह रहे हैं
वो उसको कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही कहेंगे तो जो उद्देश्य ठीक है, मगर हमारी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। हम जो प्रैक्टिकल जो हो सकता है उस पे कहने पे अगर करेंगे तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। और हर जो चीज हमें सिर्फ कहने और सुनने में, और प्रैक्टिकल कहने वाला खुद नहीं कर पा रहा, मैं उसको भी पॉलिटिक्स मानता हूँ। और जो तुम नहीं कर पा रहे, कम से कम उसको मत कहें। अगर इसको करेंगे तो हम अपने से ईमानदारी बरतें, तो हम एक सहयोगी पात्र बन जाएंगे, एक राष्ट्र निर्माण में सहयोग का नियत करेंगे। आनंद आनंद। मैं लॉटरी के ऊपर, ऑनलाइन लॉटरी के ऊपर बात कहना चाहता हूँ। मोहम्मद इसाक खान जी ने बहुत अच्छा विषय उठा दिया। उसने 96 लाख रुपए का कर्जा लेके जुआ खेला, और जबकि इनके विज्ञापनों में साफ साफ बोलते हैं कि संभल के खेलिए, इसकी लत भी लग सकती है। और ये बात हर जुआ खेलने वाला जानता है कि मैं लती हो जाऊंगा। और जो जुआ खिलाता है ना, जैसे ऑनलाइन कंपनियां हैं, यही फायदे में रहेंगी, जुआ खेलने वाला हमेशा घाटे में रहता है। ये बात समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, अभी पुणे के अंदर एक अकाउंटिंग फर्म की लड़की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, वो काम की वजह से, आराम ना मिलने की वजह से उसने मौत को गले लगा लिया। और कुछ हमारे उद्योगपति टाइप के लोग हैं, वो भी कहते हैं कि जी काम के घंटे बढ़ाने चाहिए। अरे भाई, अब तो आप बुजुर्ग हो गए हैं, 70-80 साल की अवस्था में पहुंच गए, तो आप कह रहे हैं कि काम के घंटे बढ़ा दो। ये तो सोचो कि आज की युवा अवस्था में कितने तरह के काम हो गए हैं, कितने काम के बोझ से परेशान है युवा साथी। 8 घंटे का काम हमारे सरकारों ने ऐसे ही नहीं रखा है कि 8 घंटे का काम और उसके बाद छुट्टियां। सिर्फ आम आम वो, क्योंकि शरीर को भी आराम चाहिए, दिमाग को भी आराम चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। अगर इस सिद्धांत को अपना लेंगे तो मुझे लग रहा है कि हर आदमी जो है खुश रहने की कोशिश कर ही सकता है। शुक्रिया। दीप साहू जी, यहाँ आप ये ठीक बात ठीक है। कही है, थोड़ा है थोड़े में खुश रहें तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। थोड़ा है थोड़े में खुश नहीं रहना है, मगर जो है उसमें खुश रह के कुछ और प्राप्त करने के लिए अपने को कार्य करना है। हम थोड़ा है कि दूसरे डालने में चिंता के साथ नहीं, चिंतन के साथ आगे बढ़ना है, स्वीकार भाव से करना है। आज मुझे अगर 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा ली है, मगर पेट को सहयोगी हो गया, मगर 4 रोटी की कमाई के लिए मुझे सक्षम बनाना है। थोड़ा है थोड़े में ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वर्तमान संतुष्टि के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार मंजिल जो है, पहली मंजिल में 8 सीढ़ी के बाद एक चौराहा आता है, उसमें आराम करेंगे, फिर हम 100 मंजिल तक चढ़ते हैं। क्या हम सिर्फ झुग्गी पहनेंगे, हम मंजिलें नहीं चढ़ा कर सकते? तो हमें अपने भीतर भी बदलाव लाना है, मगर बदलाव लाने में संतुष्ट लेके फिर आगे बढ़ना है, संतुष्टि के साथ आगे बढ़ना है, असंतुष्ट होकर नहीं बढ़ना है। हमें तरक्की करनी है। और जो लोन देने की बात आपने कही है 96 लाख की, कोई 1 लाख का तो लोन देता नहीं है। बैंक के अंदर ये फॉर्मेलिटी होती है, तो उससे उस बच्चे को कहां से 96 लाख का फोन आया? ये बच्चे को खुद अपने अंदर देखना था कि जो मुझे दे रहा है, अर्थात वही ले रहा है और वही दे रहा है, अर्थात मैं हारूंगा ही। क्या उसे इस बात का उद्देश्य नहीं है कि मुझे तो 10,000 भी बापू नहीं दे रहा और बैंक में नहीं दे रहा, तो ये 96 लाख आया कहां से? ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। मैं इसको किसी प्रकार को मानने को तैयार नहीं है। ये गलत इंफॉर्मेशन है, हमें गलत है। हम ऐसे फर्जियों पे भी बचना सोच जाऊंगा। आनंद आनंद आनंद। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट कर लिए हैं। अगर कोई रह गए हैं तो कृपया आप अनम्यूट